हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो कल की क्लास में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तक कवर किया था। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करते हैं जनरली। जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होता है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हाईवेज वगैरह बनाना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जिनका वर्क होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लो। उस पर्टिकुलर अकाउंट में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करो जो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो। जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या रिसीव होगा, जो भी म्यूचुअली अमाउंट एग्रीड अमाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अमाउंट है कि कितने में वो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, और उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या पैसा खर्च हुआ, उसे उस इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपका उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। बस इसमें और कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ना है। अब टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, तो याद रखा एज मेंशन अबव, कॉस्टिंग मेथड्स आर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो ऊपर आपने मेथड पढ़े वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स हैं, या फिर सर्विसेज ऑफर्ड बाय द फर्म। कोई सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है फर्म, तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है उनको, उसके मेथड्स थे। On the other hand, costing technique help to present data in a particular format so that decision making becomes easy. और ये जो आप पढ़ रहे हो टेक्निक्स, ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। अब उसमें सबसे पहली टेक्निक मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या दे रखा मैंने ना, इसको भी वो नहीं किया, मेरे अकॉर्डिंग जितना रिक्वायर्ड है वो नहीं किया, इसको समराइज नहीं किया। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। दिस टेक्निक is based on the assumption that the total cost of production can be divided into fixed and variable. अल्टीमेटली घुमा फिरा के जैसे मार्जिनल कॉस्ट था कि टोटल वेरिएबल पार्ट जो है उसे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सम कर दो। इनडायरेक्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। जो ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन है अगर उसे प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दूं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर भी यही कहा है, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द assumption that total cost of production is can be divided into fixed and variable. Fixed costs remain same irrespective of the changes in the volume of the production, while the variable costs vary with the level of the production. That is, they will increase if the production increase and decrease if the production decrease. तो अभी तक तो कुछ नया है नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। अब वापस वही बात, जब वेरिएबल कॉस्ट आपने पढ़ा था तो कि वो पर यूनिट सेम होती है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन पे वेरी करती है पर यूनिट सेम होती है। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन पे चेंज नहीं होती पर यूनिट फिक्स नहीं होती। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम। In this technique, only variable costs are taken into account while calculating the production cost. Fixed costs are not absorbed in the production units. मतलब fixed cost को charge नहीं करते। They are written off to the costing P&L account. जैसे आपका नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट में P&L अकाउंट बनता था, वैसे कॉस्टिंग का P&L अकाउंट बनता है। फिक्स कॉस्ट को आपको वहां शो करना है। The reason behind this is that the fixed costs are period cost, hence should not be absorbed in the production. पीरियड कॉस्ट का मतलब जो टाइम पे बेस्ड होती है। तो फिक्स कॉस्ट टाइम पे बेस्ड है, तो उन्होंने बोला कि उसको आप प्रोडक्शन, जो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हो उसमें कंसीडर मत करो। सेकेंडली, दे आर वेरिएबल पर यूनिट, they are variable on per unit basis and hence there is no equitable basis of charging them to product. This technique is efficiently used for decision making
इन द एरिया लाइक मेक और बाय डिसीजन, कोई प्रोडक्ट बनाया जाए या फिर परचेज किया जाए रेडीमेड। ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो, रुको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। की फैक्टर एनालिसिस, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन एक्सपोर्ट ऑफर, ये मैं एग्जांपल देता हूँ। अब इसमें से तुम्हारे लिए काम का क्या है सुनना, हालांकि है तो पूरा ही काम का, तो इसको पॉइंट्स बना लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट बना दिया, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम irrespective of the changes in the volume of the production, while variable cost vary with the level of the production, that is they will increase production increase, they will decrease production decrease। तो ये कोई नए पॉइंट नहीं है तुम्हारे लिए। वेरिएबल कॉस्ट पर रिमेन द सेम, पढ़ रखा है ये भी। इन दिस टेक्निक ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ये भी ले लो, ओनली वेरिएबल कॉस्ट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोडक्शन यूनिट, इसका अलग पॉइंट बना लो। दे आर रिटर्न ऑफ, इसको एक में रखने दो। द रीजन बिहाइंड द फिक्स कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट, तो बस इस तरह से याद रखना, ये फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होती है, टाइम बेसिस पे होती है। हैंस हैंस should not be absorbed in the production। Secondly, they are variable per unit, fixed cost के बारे में बता रहे हैं। they are variable per unit, बताया था ना मैंने, ये वेरिएबल फिक्स कॉस्ट वेरिएबल पर यूनिट होती है, वेरी करती है। हेलो, ये डिस्कस किया था ना बच्चों? सर आपने बताया था कि सर जब अपने वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते तब वो डिक्रीज हो जाती, नहीं तो डिक्रीज कर देते तब इंक्रीज हो। हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो वेरी सेम रहती है, पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं रहती। तो वही, ये सारा सब कुछ वही दिया, बस तुम्हें नई चीज क्या है यहाँ पे सीखने के लिए। दिस टेक्निक इज एफिशिएंट टू यूज प्रोडक्शन डिसीजन मेकिंग इन दिस एरिया लाइक बाय, ये जो है ना, यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स दे रखे हैं, जैसे ये ऑप्टिमाइजिंग, ऑप्टिमाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, इसका क्या मतलब है तुम्हें ये समझना है। की फैक्टर एनालिसिस, ये समझना है। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, तो फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस तो नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाने की सोच रहे हो उसकी सेलिंग प्राइस भी फिक्स कर लो। एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एन एक्सपोर्ट ऑफर, ये तो सिंपल है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कॉस्ट आपके अकॉर्डिंग जो है, कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का कोई ऑफर आया तो प्रोडक्ट की कॉस्ट, ऑफर आया तो वो एक प्राइस भी होगा कि इतने रुपए में सप्लाई करो। अब पहले आप उसकी कॉस्ट चेक करोगे कि वो कॉस्ट आपके लिए एफिशिएंट है भी या नहीं, प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट मिक्स है ना, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट, इसको कैसे समझना है। जैसे मान लो ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट मिक्स में, जैसे मान लो कि अगर कोई भी आप प्रोडक्शन करते हो तो उसमें जो, या कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल करते हो, तो सपोज आपके पास कोई ऑप्शन है। की फैक्टर एनालिसिस में तो लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में बात हो जाएगी, और ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट मिक्स के बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट बना के आप सेल कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास ऑल्टरनेटिव है, सपोज प्रोडक्ट प्रोडक्ट ए बी सी डी, आपकी कंपनी ये चार प्रोडक्ट बना के सेल करती है। अब अगर ये चार प्रोडक्ट बना के सेल करती है तो चारों प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल भी चाहिए, और इन चारों प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल चाहिए सपोज वो सेम है, जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है इन चार प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो मटेरियल सेम है। पर अगर मान लो कि मटेरियल की लिमिटेशंस है, कि आपके पास जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, वो लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस, सपोज 1 लाख केजी अवेलेबल है आपके पास कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 1 लाख केजी। अब मैं आपसे पूछूं बताओ कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचोगे, तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बता सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिसीजन लेने के लिए। कि सर ए प्रोडक्ट अगर बना के बेचें तो कितने में बिकेगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद बनेगा कितने में ये भी चेक करना पड़ेगा,
अब बनाने के लिए मटेरियल भी चाहिए, वर्कर को वेजेस भी देनी है और अदर एक्सपेंसेस भी होंगे। और प्रोडक्ट एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा? तो मान लो प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट्स ऑफ ए रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसे ही बी प्रोडक्ट बनाने के लिए, बी प्रोडक्ट की 1 यूनिट बनाने के लिए तो 1 यूनिट्स, अरे 1 यूनिट ऑफ बी अगर प्रोड्यूस करनी है तो रिक्वायर्ड 2.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसे ही अगर सी की 1 यूनिट बनानी है, ध्यान से सुनना कि प्रोडक्ट मिक्स और की फैक्टर समझ में आएगा तुम्हें। तो सपोज 1 kg चाहिए और फिर डी की अगर 1 यूनिट बनानी है तो सपोज 5 kg चाहिए मटेरियल। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचोगे, ए बी सी डी, क्या बोलोगे? कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचोगे? सी सर। C. अभी भी डिसीजन नहीं ले सकते बच्चों, अभी भी डिसीजन नहीं ले सकते अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आप बोल जिसमें रहे हो, ज्यादा प्रॉफिट होगा सर उसको बना के बेचना। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको बना के बेचना। जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको बना के बेचेंगे। तो आपको प्राइमा फेसी देख के ही लग रहा है मटेरियल जिसमें सबसे कम लग रहा है, तो मटेरियल जिसमें सबसे कम लग रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा बना दो और बेच दो। पर अगर ज्यादा से ज्यादा उसको बनाने, मान लो कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट सी की, तो अगर सी प्रोडक्ट जो है 1 kg 1 यूनिट से 1 मतलब 1 kg से 1 यूनिट बन सकता है और सारी सी की यूनिट बना ले तो सी की 1 लाख यूनिट्स बन जाएंगी, पूरी की पूरी 1 kg के हिसाब से पूरी 1 लाख यूनिट बन जाएंगी। और मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं हुई तो सी प्रोडक्ट की इतनी, मार्केट में अगर डिमांड नहीं हुई सी प्रोडक्ट की इतनी तो बना के कोई फायदा ही नहीं। तो पहले ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट डिमांड है या नहीं। तो लिमिटेशंस और भी हैं बहुत सारी ये देखने की कि ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में इसकी डिमांड है भी या नहीं। और भी चीजें हैं कि ये प्रोडक्ट आपका मार्केट में सेल कितने में होता है, इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की अदर कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो अल्टीमेट डिसीजन तो प्रॉफिट पे लेते हैं कि जिस प्रोडक्ट को बना के सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो उस प्रोडक्ट को बना के बेचो। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, ये जो लिखा हुआ है ना ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट मिक्स, इसका मतलब ही ये है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है दैट इज टेक्निकली कॉल्ड की फैक्टर। जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे हमने कहा रॉ मटेरियल हमारे पास 1 लाख kg अवेलेबल हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो इस 1 लाख से ही प्रोडक्शन करना है। अब ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ, डी बनाओ, या सब बनाओ, या सब थोड़ा थोड़ा बनाओ, या जितनी डिमांड है वो सारा बनाने के लिए अगर मटेरियल सफिशिएंट है तो सब बना दो। तो उसको ऑप्टिमाइज करना, ये देखना, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना, चेक करना कि कौन सा हमारे लिए प्रोडक्ट मिक्स बेस्ट होगा। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब कि हम ए और बी और सी ये 3 प्रोडक्ट बनाएं, डी को छोड़ दें, या फिर ए बी डी को बनाएं, सी को छोड़ दें, या फिर ए बी ही बनाएं सी और डी को छोड़ दें, या ओनली ए बनाएं बी सी डी को छोड़ दें, या ओनली सी बनाएं ए बी डी को छोड़ दें। तो उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको कैलकुलेट करना, उसको चेक करना कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके देगा, या फिर ऐसा कौन से प्रोडक्ट मिक्स है, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनको हम बना के बेचे तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसको ऑप्टिमाइज करना से रिलेटेड है ये पॉइंट। क्या थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? पूनम बेटा वीडियो सर आप बोलोगे बेस्ट यूज करने का रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल, अगर लिमिटेड फैक्टर रॉ मटेरियल है तो उसको कैसे प्रॉपरली यूज करना है। ऐसे ही और भी लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, लिमिटिंग फैक्टर और भी होते हैं। जैसे आपने बोला रॉ मटेरियल तो जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, पर अवेलेबिलिटी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ, इसकी स्पेलिंग बाद में ठीक कर लूंगा, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर आवर्स। भाई वर्कर्स आपके यहाँ पे वर्क करेंगे तो लेबर आवर्स एक दिन में आपके पास ज्यादा से ज्यादा 50 वर्क
वर्कर्स जो है वो काम कर सकते हैं। अगर तो एक दिन में 50 वर्कर के हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा उनसे कितने घंटे काम ले सकते हो। सपोज 8 आवर की एक ही शिफ्ट है तो 50 × 8, 2 शिफ्ट हैं तो 50 × 16, तीनों शिफ्ट हैं तो 50 × 24। तो एक दिन में इतना वर्कर्स काम कर सकते हैं, इतने आवर्स काम कर सकते हैं। अब एक यूनिट बनाने में कितना समय लगता है, उस समय के हिसाब से प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करना कि कौन सी यूनिट है जो आपके कम समय में बन जाती है। तो अवेलेबल जो आवर्स है हमारे पास, लेबर आवर्स, उसमें कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो सकता है और जो बेनिफिशियल हो। समझ में आ रहा है क्या? मैक्सिमम लेबर आवर्स अगर लिमिटेड होंगे तो उसका क्या मतलब है। तो ये भी एक की फैक्टर है बच्चों। सपोज 10,000 आवर्स, कि आपके पास अवेलेबल आवर्स हैं 10,000, अब इसी में आपको प्रोडक्शन करना है। तो आपको सोचना है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, ए करें, बी करें, सी करें या डी करें या सब करें या इनमें से कुछ करें। तो ये डिसाइड करना ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट मिक्स होता है कि कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचा जाए। समझ में आ रहा है? Yes. बेटा अभी हमें ना इसके बारे में ये इतना एक्सप्लेनेशन में मुझे नहीं देना चाहिए था अभी, पर बस मैं सिर्फ इस शब्द का मतलब बता रहा हूँ कि ऑप्टिमाइजिंग का मतलब क्या होता है और प्रोडक्ट मिक्स कौन सा होना चाहिए, उसका ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। कि आपके पास जो अवेलेबल लिमिटेड की फैक्टर्स है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको आप कैसे बेस्ट तरीके से यूज करोगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, उसको ऑप्टिमाइज करना कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचोगे इन चारों में से। तो जैसे ही आप फाइनलाइज कर लोगे कि हमने फाइनल किया ए बी सी, ये 3 प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, तो ये फाइनलाइजेशन करने के लिए आपने जो जो चीजों को कंसिडर किया उसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट। अब उसके बाद देख रखा है की फैक्टर एनालिसिस। की फैक्टर एनालिसिस में वही कि जो भी आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है, की फैक्टर मतलब लिमिटिंग फैक्टर, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है उसको आप एनालाइज करो। वापस वही बात, कैसे एनालाइज करें, कौन सा प्रोडक्ट बनाए, तो जो प्रोडक्ट हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा वो प्रोडक्ट बना के बेचो। तो ये फाइनलाइज करना कि ये जो रॉ मटेरियल या फिर लेबर आवर्स जो हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल थे, इनका हम यूज कौन से प्रोडक्ट को बनाने में करेंगे, पहले प्रायोरिटी किसको देंगे। तो ये प्रायोरिटीज फिक्स करना ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट मिक्स होता है। और की फैक्टर एनालिसिस मतलब जो लिमिटेड फैक्टर किस प्रोडक्ट को बनाने में काम में लिए जाएंगे रैंकिंग के हिसाब से, वो एक की फैक्टर एनालिसिस होता है। बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं सर आ रहा है समझ। आ रहा है। सर ये की फैक्टर वाला वापस बता दो। की फैक्टर का मतलब थोड़ा आप सा सर ब्रैकेट में लिख लो बेटा, की फैक्टर को ब्रैकेट में लिख दो लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर मतलब जैसे आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना, आपने कहा कि हमारे पास मैक्सिमम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी 1 लाख यूनिट है, इसी में हमें प्रोडक्शन करना है, तो ये आपका की फैक्टर है। आपको इस 1 लाख केजी का ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाए और कितना बनाए। तो कैप की फैक्टर मतलब लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रॉ मटेरियल के हो सकते हैं, लेबर आवर्स के हो सकते हैं, मशीन आवर के भी हो सकते हैं कि आपकी मशीनें जो है वो मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकती है। तो ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर है कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स कितने हैं, मशीन कितने घंटे आपके यहाँ पे काम कर सकती है, वर्क कर सकती है। सपोज 20,000 आवर्स, मशीनें 20,000 घंटे काम कर सकती है सपोज। तो ये भी आपका लिमिटिंग फैक्टर बनता है, की फैक्टर बनता है। तो उसको एनालाइज करना। चलो, तो ये 7 पॉइंट्स में हमने इसको बना दिया मार्जिन कॉस्टिंग को। सिंपल सिंपल से पॉइंट है, रिपीट हो रहे हैं कई पॉइंट। तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने पहले भी पढ़ा था,
कि एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है साइंटिफिक बेसिस पर। साइंटिफिक बेसिस मतलब एक तरीके से आपके अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए ये आपने एस्टिमेट की है, तो उसको आपने प्रॉपर बिल्कुल जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होनी चाहिए उसके लिए आपने सारी रिसर्चेस वगैरह लगा दी, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट कितने में बनके तैयार हो जाना चाहिए, वो आपने एस्टिमेट बनाए। जैसे मान लो रॉ मटेरियल है, मार्केट में एक रॉ मटेरियल सपोज 10 रुपए पर केजी के हिसाब से अवेलेबल है, मिल रहा है, पर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होनी चाहिए उसमें आपको रॉ मटेरियल 10 रुपए का नहीं चाहिए, कम का चाहिए। तो आप बोलते हो कि भाई अब इस पे पता करो मार्केट में कि रॉ मटेरियल जो है 10 की जगह अब हमें 8 में कहाँ से मिलेगा या 9 में कहाँ से मिलेगा। जब इतने में हमें मिल जाएगा तब हमारे लिए वो कॉस्ट एक बेटर कॉस्ट मानी जाएगी, प्रोडक्ट हमारा मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, कम कॉस्ट है तो कम सेलिंग प्राइस है। तो अब आप ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे, थोड़ी रिसर्च करोगे कि उसकी जगह अपन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं जो 10 की जगह 9 में मिल जाए या 8 में मिल जाए। तो ये सारे काम करना, इसी को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए एस्टिमेशंस बनाना बोलते हैं। कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है कि आपके अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, और वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे वर्क करता है। जैसे मटेरियल की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, लेबर की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, या फिर अदर इनडायरेक्ट जो अदर एक्सपेंसेस हैं या ओवरहेड्स हैं वो कितने होने चाहिए, या फिर कोई प्रोडक्ट कितने में सेल होना चाहिए उसका भी अगर डिटरमिनेशन कर रहे हो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वो भी हो सकता है कि प्रोडक्ट मार्केट में कितने में सेल होना चाहिए, तो ये भी स्टैंडर्ड्स बनते हैं। तो यहाँ दे रखा है अभी कॉस्ट के बारे में, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल लेबर ओवरहेड। स्टैंडर्ड कॉस्ट को वेरिएंस एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। वेरिएंस एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब जरूरी तो नहीं है कि आपने जो एस्टिमेट किया कॉस्ट वही है, जब आप प्रोडक्शन करोगे तो पता पड़ेगा कि कॉस्ट कम हुई है ज्यादा हुई। तो अगर प्रोडक्ट एक्चुअल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के दौरान प्रोडक्शन कर लिया उसके बाद आपको पता पड़ा कि जो आपने कॉस्ट सोची थी उससे पर यूनिट 1 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट 1 रुपी ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये जो डिफरेंस आया उसको टेक्निकली वेरिएंस कहते हैं। डिफरेंस मतलब वेरिएंस, तो इस वेरिएंस का एनालाइज किया जाता है। तो इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को वेरिएंस एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इसका एनालाइज किया जाता है कि 1 रुपया कॉस्ट प्रोडक्ट की क्यों बढ़ी, उसके पीछे क्या रीजन है। अब वो रीजंस आप फाइंड आउट करते हो और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम उस रीजंस पे वर्क करते हो, और उस जो कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा 1 रुपी, उस रीजन को फाइंड आउट करने के बाद जो भी गलतियां रही होंगी उसको ओवरकम करके आप नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट की कॉस्ट उतनी ही लाना चाहते हो जितनी आप चाहते हो। तो इसमें देखो क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं जो हमें याद रखने हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है चल जाएगा पॉइंट। दो दे आर प्रीडिटरमाइंड दे आर वर्कड आउट ऑन साइंटिफिक बेसिस, आ गया बाय कंडक्टिंग टेक्निकल एनालिसिस। तो ये भी एक पॉइंट अच्छा है, ये वाला हमेशा याद रखना कि टेक्निकल एनालिसिस करके आप साइंटिफिक बेसिस पे वर्क को प्रीडिटरमाइन करते हो, एस्टिमेट करते हो। उसके बाद दे आर कंप्यूटेड फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट सच एज मटेरियल लेबर ओवरहेड। ये रिपीट कर दी लाइन, इसको छोड़ दो, हटा दो इसको। द मेन ऑब्जेक्टिव of fixation of standard cost is to have benchmark against which the actual performance can be compared। तो ये वापस वही बात आ गई कि आपने कहा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, और फिर जब वास्तव में आपकी जो कॉस्ट आई अगर उससे आगे पीछे है तो उसको फिर कंपेयर करके जो भी गलतियां रही होंगी उसको ओवरकम करना। दिस मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड। ये लाइन रिपीट कर दी, हटा दो इसको जो लाइन रिपीट हो रही है। फिर उसके बाद द डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएंस। ये रहा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ये कंपेयर्ड, इसको थर्ड लाइन में ही मर्ज कर दो कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्सेशन स्टैंडर्ड कॉस्ट बेंचमार्क अगेंस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड। फिर आगे दे रखा है द डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएंस। अब इफ द एक्चुअल कॉस्ट आर मोर देन द स्टैंडर्ड, अब सुनना, मैंने एक सिचुएशन है एडवर्स और एक सिचुएशन है फेवरेबल।
मैं अगर आपको कहूं कि आपने किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट सोची थी 100 रुपए पर यूनिट, ये आपने सोचा था इतनी बननी आनी चाहिए, पर 90 रुपीज ही बन आई कॉस्ट, तो आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल है या एडवर्स? अच्छी बात है या बुरी बात? फेवरेबल है सर। एडवर्स। आपने Favorable है। 100 सोची थी पर कॉस्ट आई ओनली 90, तो अगर कॉस्ट फेवरेबल है। तो अच्छी बात है या बुरी बात? फेवरेबल। पर अगर आपने सोचा कॉस्ट 100 और कॉस्ट आई 120, अब बोलो ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है या एडवर्स? एडवर्ड्स एडवर्ड्स है। ये पढ़ो, एक्चुअल कॉस्ट आर मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, बोलो सिचुएशन क्या है, फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्ड्स। बोलो ना। एडवर्ड। सर सर ये हाँ तो अच्छा ही तो है सर। हाँ, तो हमने कब मना किया? इफ द एक्चुअल कॉस्ट आर मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ये सिचुएशन फेवरेबल है या एडवर्स? एडवर्स सर, एडवर्स। 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 आपने जो सोची थी उससे ज्यादा आ रही है, तो ये है वेरिएंस इज एडवर्स, तो आपने यहाँ पे लिखा वेरिएंस इज एडवर्स, ये एडवर्स सिचुएशन। वेयर इफ द एक्चुअल कॉस्ट आर लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इफ एक्चुअल कॉस्ट आर लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो आप बोलो क्या सिचुएशन होगी? सिचुएशन वेरिएंस क्या होगी? फेवरेबल। फेवरेबल। बस सफिशिएंट है। द एडवांस वेरिएंस आर एनालिसिस, भाई एडवर्स वेरिएंस है, जो आपने कॉस्ट सोची अगर उससे ज्यादा आ रही है तो रीजंस पता कर क्यों आ रही है। एडवर्स वेरिएंस आर एनालाइज्ड एंड रीजन फॉर द सेम आर फाइंड आउट, तो मैं इसको अलग पॉइंट बना लेता हूँ। एडवर्स वेरिएंस आर एनालाइज्ड एंड रीजन फॉर द सेम आर फाइंड आउट। फेवरेबल वेरिएंस may also be analyzed to find out the reason behind the same, उसके बारे में पता पड़ा भाई ऐसा क्या हुआ कि कॉस्ट ही कम आ गई, तो हमारे जो एस्टिमेट करने वाले पर्सन थे उन्होंने क्या गड़बड़ियां तो नहीं करी कभी एस्टिमेशन के दौरान, ताकि आगे चल के ना करें। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, तो इसलिए उन्होंने बोला कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे खूब काम आती है। बस इतना सही है इसमें, तो इसको पढ़ना। अब ये पॉइंट बना दिए हमने ना। अब है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंस था, पढ़े थे ना तुमने? यस सर। बजटेड कॉस्ट सर और बजटेड कॉस्ट के अंदर तो बजटेड सर वो एक एक जना पीछे पीछे के डाटा के बेस पे सर। पीछे के डाटा, पास्ट एक्सपीरियंस को बेस बना के आप बजट बनाते थे और उसमें कोई साइंटिफिक Yes, बेसिस sir. नहीं लगाते थे, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए ये नहीं सोचते थे, बस आप पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे थोड़ा सा ट्रेंड का ध्यान रखते हो और बजट बना लेते हो। माइक्रो लेवल पे काम करता है या मैक्रो लेवल पे बजट? मैक्रो। मैक्रो। यस और सर। स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो एक एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट पे वर्क करता है, उसके लिए एस्टिमेशन होता है और साइंटिफिक बेसिस पे एस्टिमेशन होता है। तो यहाँ पर बजट एंड बजटरी कंट्रोल के बारे में दे रखा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये देखो पूरा पैराग्राफ में ये चीजें जो होती है ना, ये ना पढ़ने में आती है ना याद होती है, इसलिए अपन इसको पॉइंट बना लोगे ना, अगली बार तुम्हें थोड़ा थोड़ा इस पॉइंट से और अच्छे से याद होगा, समझ में रहेगी चीजें। तो यहाँ पर देख क्या दे रखा है, ये तुम्हारा बुक का ही मटेरियल है, जो चीज काम की है वो मैं रखता हूँ, जो काम की नहीं है उसको एलिमिनेट कर देता हूँ। इस कॉस्टिंग की थ्योरी तो खास करके ऐसी करनी पड़ेगी, बाकी अकाउंट्स की थ्योरी में इस तरीके से नहीं दे रखा, थोड़ा थोड़ा ही दे रखा है हर चीज के बारे में। Budget and budgetary control. Budget is defined as quantitative and or a monetary statement prepared prior to a defined period of time for the policies during that period for the purpose of achieving a given objective. If we analyze this definition, it will be clear that the budget is a statement which may be either in monetary form or quantitative form or both. मतलब जब आप बजट बनाते हो ना, तो कई बार अमाउंट्स को लेकर भी बजट होते हैं और क्वांटिटी को लेकर भी बजट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ अगले साल कितना प्रोडक्शन करके आप बेचना चाहते हैं, तो पहले आप थोड़ा सा देखो कि लास्ट ईयर हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ था और उससे लास्ट ईयर कितना हुआ था, तो थोड़ा सा आप ट्रेंड सेट करोगे कि लास्ट टू लास्ट ईयर हमने 1 लाख यूनिट बना के बेची और लास्ट ईयर हमने 10% ज्यादा 1,10,000 अप्रॉक्स यूनिट सेल की थी, तो इस साल कितनी यूनिट बन के बिक जाएगी, तो हम वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग
1,10,000 प्लस 10% 121, तो 1,20,000 के आसपास प्रोडक्शन कर लेंगे। तो ये है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी कितनी है, ये ऊपर जो बात बोल रहे हैं ना, दो वर्ड, क्वांटिटी से भी रिलेटेड हो सकता है बजट, और मनी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है, तो ये क्वांटिटेटिव बजट है। ऐसे ही कितनी यूनिट आप सेल करोगे, भाई प्रोडक्शन जितना करते हो जरूरी तो नहीं है सारा सेल हो जाए, या हो सकता है उससे कम भी सेल हो रहा हो सकता है उससे ज्यादा भी सेल हो रहा हो जितना आपने प्रोडक्शन किया। तो क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी से रिलेटेड बजट बनाया जाएगा, कितना यूनिट बनाना है, कितना यूनिट बेचना है, क्वांटिटी। और मॉनेटरी से रिलेटेड मतलब कि वो जो प्रोडक्शन आपने सोच रखा है उसकी कॉस्ट क्या आएगी, जो आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो कितने में सेल होगा, या फिर जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मटेरियल लगने वाला है तो वो मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, या फिर जो वर्कर्स को वेजेस देना है उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो विदाउट साइंटिफिक बेसिस, बस पास्ट डेटा को एक बेस बना के ट्रेंड्स का ध्यान में रखते हुए जब आप कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो उसको बजटेड कॉस्ट बोलते हैं, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाते हो बजट होते हैं। अब बजट क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी दोनों हो सकते हैं। क्वांटिटी मैंने तुम्हें बता दिया, और मॉनेटरी में कि सेल कितने में करोगे प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी पैसा खर्च कितना होगा, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो कितने में आएगा, ये मॉनेटरी से रिलेटेड है। तो क्या यहाँ तक दो बातें क्लियर है क्या, ये जो दे रखा है? यस सर। तो इसमें तुम बस इतना सा लिखना, यहाँ से सब कुछ उड़ा दो। देखो ये लाइन रिपीट हो रही है तो इसको मैंने हटा दिया। इफ वी एनालाइज इट विल बी क्लियर दैट ये सब कुछ मैंने हटा दिया, रिपीट हो रहा है। बजट का बी बड़ा कर दिया, पॉइंट नंबर 1 नाम दे दिया। बजट इज अ स्टेटमेंट which may either in monetary form or quantity form or both, that's it। ये पॉइंट नंबर 1 है आपका। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोडक्शन बजट कैन बी प्रिपेयर्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, आगे अभी भी एग्जाम्पल दिया मैंने। अ प्रोडक्शन बजट कैन बी प्रिपेयर्ड इन क्वांटिटी फॉर्म showing the target production कि कितना प्रोडक्शन करना है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स showing expected cost of production कि आपने जो प्रोडक्शन बजट बनाया तो क्वांटिटी फॉर्म में, तो क्वांटिटी फॉर्म हो गया। अब वापस वही बोला कि मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है। ये कैसे कि जो प्रोडक्शन आपने सोच रखा है उसको प्रोडक्शन करने में पैसा कितना खर्च होगा। तो क्या ये दो पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. sir ओके। सम बजट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली इन मॉनेटरी टर्म, दैट इज कैश बजट, कितना कैश रिक्वायर्ड होगा, शोइंग द एस्टिमेट रिसिप्ट एंड पेमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड कैन बी प्रिपेयर्ड इन मॉनेटरी टर्म ओनली। तो कुछ बजट जो हैं वो मॉनेटरी टर्म में होते हैं, such budget can be prepared only in monetary term। तो कैश किसी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान आपके बिजनेस में कैश कितना आपके पास रिसीव होगा, कैश कितना पे होगा, उसका एक बजट बना लो। उससे फायदा क्या है कि आप कैश की लिक्विडिटी प्रॉपर मेंटेन करके रखो। आज कहीं घूमने जाते हो और आप वैसे ही हवा में ही पैसे जेब में रख लिया बिना देखे, कोई बजट नहीं बनाया कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से आगे प्लान है हमारे, वहाँ क्या लेने का प्लान है या कहाँ घूमने का प्लान है, ट्रैवलिंग कैसे होगी, तो कोई प्लान नहीं है और बिना प्लान बनाए निकल गए कहीं, और जेब में भी बिना कुछ पैसे देखे जेब में रख लिए, तो गड़बड़ियां होंगी ना। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड अगर कैश का बजट बना लेते हो तो ये होगा कि आप ना आपकी कैश जो लिक्विडिटी है वो प्रॉपर मेंटेन होगी, कहीं काम अधूरा नहीं रुकेगा। तो आपने क्या किया, सपोज किसी एक क्वार्टर के, फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून, इन 3 मंथ के लिए बजट बना लिया कैश का कि इन 3 महीनों में पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है और इन 3 महीनों में पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च होगा। तो उसका जो बजट बनाया उसको कैश बजट बोलेंगे। बजट पहले बना लिया और आपको लगता है कि रिसिप्ट कम होगी इन 3 महीनों के दौरान, पेमेंट ज्यादा करनी है, तो पहले आप कैश का अरेंजमेंट करके रखोगे ताकि लैक ऑफ मनी की वजह से आपकी बिजनेस जो है ऑपरेशंस डिस्टर्ब ना हो। आगे दे रखा है अनदर फीचर ऑफ द बजट इज दैट it is always prepared prior to a defined period of time, means that the budget is always prepared for a future, and that too for a defined future। For example, a budget may be prepared for the next 12 months, 6 months,
even 1 month, but the time period must be certain, not vague. ये जो पूरा पॉइंट है ना, ये फालतू की बात है। बजट फ्यूचर के लिए बनता है, हमें पता है। और उसके बाद उसने क्या फीचर बताया, टाइम पीरियड ऑफ टाइम, ये रिपीट कर रहे हैं बात, किसी टाइम पीरियड के लिए बनाना है। ये बकवास है सब कुछ, हटा दो इसे। One of the important aspect of budgeting is that it lays down the objective to be achieved during the defined period of time. ये बिल्कुल सही है कि आप बजट बनाते हो तो एक आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके पास कैश कितना होना चाहिए, कैश कितना खर्च होगा। एंड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव whatever policies are to be pursued are reflected in the budget. या फिर सेल का बजट बनाया आपने कि आपके अकॉर्डिंग कितनी सेल होनी चाहिए फ्यूचर में, आपने कहा 1,20,000, तो फिर उसको अचीव करने के लिए आप उसके अकॉर्डिंग काम भी करते हो, तो ये फिर भी ठीक है। तो ये हैं बजट से रिलेटेड पॉइंट सारे। अब बात करते हैं बच्चों बजटरी कंट्रोल। तो उन्होंने क्या दे रखा, बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स preparation of budgets and continuous comparison of actual with the budget so that the necessary corrective action can be taken. तो ये वाले जो पॉइंट आपने आगे पढ़े थे कि बजट और एक्चुअल डेटा का जो परफॉर्म का जो कंपैरिजन है, या फिर स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो कंपैरिजन है, उससे जो वेरिएंसेस आते हैं, जो डिफरेंसेस आते हैं, उनके बारे में रीजंस पता करो। और अगर वो रीजंस आपके लिए फेवरेबल नहीं है, एडवर्स हैं, तो उस पर करेक्टिव एक्शंस भी लो। For example, when a production budget is prepared, the production target are laid down in the same for a particular period. तो जब आपने प्रोडक्शन बजट बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये डिसाइड कर रखा है कि कितना प्रोडक्शन करोगे, फिर आप एक्चुअली कितना प्रोडक्शन उस पीरियड में कर पाए, फिर उसके बाद जो भी आपका डिफरेंसेस आए, अगर वो फेवरेबल है तो अच्छी बात है, एडवर्स है तो रीजन पता करो और करेक्टिव एक्शन लो। तो ये बजटरी कंट्रोल मतलब एक्शंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो जो वेरिएंसेस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, उनके बारे में रीजंस पता करो और करेक्टिव ऑप्शन एक्शंस लो। आगे देखो क्या दे रखा है, आफ्टर द पीरियड इज ओवर द एक्चुअल प्रोडक्शन इज कंपेयर्ड विद द बजटेड एंड द डेविएशन इज फाउंड आउट सो दैट द नेसेसरी करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। बोलो बात समझ में आई क्या, बजटरी कंट्रोल क्या है? बोलो ना। Yes, sir. यस कोई सर। नया पॉइंट तो नहीं आया अभी? आगे दे रखा है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अब इसके पॉइंट बना लो। कैसे बनाओगे? ये तो थी बातें बजट से रिलेटेड यहाँ पर, तो इसका हेडिंग डाल दो बजट। फिर ये है बजटरी कंट्रोल, तो यहाँ पर हेडिंग डाल दो बजटरी कंट्रोल। ये अब इसके बाद बजटरी कंट्रोल के पॉइंट्स बना दो कि बजटरी कंट्रोल जो है पॉइंट नंबर 1 involves preparation of budget and continuous comparison of actual with the budget that necessary corrective action will be taken. For example, when a budget production budget is prepared, the production target laid down in the same for a period of time. After the period is over, the actual production is compared with the budget and the deviation are found out so that the necessary corrective option बस खत्म। अब उसके बाद दोनों के बारे में दे रखा है कंबाइंड कि बजट एंड बजटरी कंट्रोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड फॉर कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल and also performance evaluation. The success of the technique depends upon the several factors such as support from the top management, involvement of employee coordination within the organization. ये बिल्कुल बेसिक सी बातें बोली है, ये कुछ नया नहीं। तो ये था अभी तक बजट और बजटरी कंट्रोल, इतना तुमने आज पढ़ना है। कल कॉस्ट यूनिट को कॉस्ट सेंटर के बारे में पढ़ेंगे आज। अच्छा एक चीज और कि कॉस्ट यूनिट आप पढ़ सकते हो, जैसे स्टील मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके लिए कॉस्ट यूनिट क्या है, सूटेबल कॉस्ट यूनिट, तो वो ना कॉस्ट पर टन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। शुगर इंडस्ट्री कॉस्ट पर क्विंटल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉस्ट पर मीटर, कपड़ा मीटर के हिसाब से मिलता है। तो जो चीज किस हिसाब से मिलती है मार्केट में, वो उसकी यूनिट होती है कॉस्ट यूनिट। तो ये कॉस्ट यूनिट पढ़ लोगे अपने आप? हेलो, यस सर। ये कॉस्ट यूनिट आपका होमवर्क है, ये खुद लर्न करनी है, सिर्फ पढ़नी नहीं है कि कौन सी इंडस्ट्री किस अकॉर्डिंग उनकी कॉस्ट यूनिट क्या होती है। कल हम पढ़ेंगे कॉस्ट सेंटर। सर ये सेंड कर देना सर आप।